हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आपका अपने चैनल मनीषोमेट्री में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू आगे कर रहे हैं, तो जिसका आज अगला पार्ट है। आज का पार्ट है 4। आप याद रखना दोस्तों, इसके पहले 3 पार्ट्स आपके करा दिए गए हैं, जिसमें आपका सिंधु सभ्यता, वेद और बाकी आपके जो धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम, वैष्णव और शैव धर्म, इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपके करा दिए गए हैं। आप एक बार उन पीछे वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पार्ट 4 भारत का इतिहास में आज आपका अगला एपिसोड है, जिसमें आज हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में कि धर्म वगैरह से रिलेटेड कैसे क्या चीज़ें आई, और उसके बाद सबसे पहला जो साम्राज्य स्टार्ट होता है वो आपका मगध साम्राज्य स्टार्ट होता है। तो अगर मैं साथियों बात करूं इसमें, तो अब मगध साम्राज्य के पहले थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे, आप याद रखिएगा। पेन कॉपी उठा लीजिए, बहुत ध्यान से आप नोट करिएगा। मैं बहुत एक छोटी छोटी पॉइंट्स को आपके क्लियर करके बताऊंगा, और सारे ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण हैं। तो जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में साथियों, 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली था। मगध जो था ये सबसे शक्तिशाली था, याद रखिएगा। और अगर इसका शासनकाल के बारे में बात करूं कि मगध का शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो आप याद रखिएगा 600 ईस्वी पूर्व, या फिर आप 600 बीसी कह सकते हैं। 600 ईस्वी पूर्व से ये 323 तक माना जाता है। 600 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी तक माना जाता है। मगध से रिलेटेड आप और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए कि वैदिक साहित्य में इसको आप याद रखिएगा, वैदिक साहित्य में इसको अपवित्र माना जाता है, या फिर अपवित्र स्थान माना गया है। मगध को अपवित्र स्थान, मगध को वैदिक साहित्य में अपवित्र स्थान माना गया है। ऐसा इसलिए है साथियों कि यहाँ के जो निवासी होते थे उनको व्रात्य कहा जाता था। व्रात्य आप लिख लीजिएगा वर्ड, एक व्रात्य। और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो याद रखिएगा, इसको पतित बोलते हैं। पतित मतलब एक तरीके से दुष्ट होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पापी, दुष्ट जिनको आप कह सकते हो। तो इसको क्या बोला गया है, वैदिक साहित्य में मगध साम्राज्य को पतित या फिर अपवित्र स्थान बोला गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि मगध साम्राज्य में शासन किन किन राजाओं ने किया है, फिर किन किन राजवंशों का जो शासन रहा है, तो आप यहाँ नोट करिएगा राजवंश कौन कौन से थे जिन्होंने इस पे शासन किया है। तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण जो हैं वो मैं आपको करा दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, लिख लीजिए आप इनको। वार्यद्रथ, नोट करिएगा आप, वार्यद्रथ, हर्यक, शिशुनाग, ये सारे कुछ वंश थे साथियों जो मगध साम्राज्य पर इन्होंने रूल किया था। शिशुनाग और नंद, ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे आपके वंश जिन्होंने मगध साम्राज्य पे 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 323 ईस्वी पूर्व तक ये शासन यहाँ पे करते हैं, ठीक है साथियों। अब अगर मैं बात करूँ तो इसमें याद रखिएगा कि सबसे पुराना कौन सा है, तो वह है वार्यद्रथ राजवंश। ये सबसे पुराना राजवंश था। और अगर इसके संस्थापक के बारे में बात करूँ तो यहाँ आप लिख लीजिए वार्यद्रथ राजवंश। इसके संस्थापक के बारे में याद रखिएगा साथियों, या इसको आप याद रखिएगा कि ये सबसे प्राचीन वंश भी है, याद रखिएगा, मगध का। इसके संस्थापक के बारे में आप नोट कर लीजिए। इसके संस्थापक थे बृहद्रथ, बृहद, ठीक है। बृहद्रथ इसके जो है क्या थे, वो संस्थापक थे। और इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी के बारे में लिख लीजिएगा, ये इनके संस्थापक हो गए, संस्थापक। अब मैं अगर इनकी राजधानी की बात करूं, इनके साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी, राजधानी के बारे में आप लिख लीजिएगा कि इनकी राजधानी राजगृह थी, राजगृह।
आप राजगिरी भी कह सकते हैं या फिर इसको गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं, या गिरिव्रज। तो याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वारद्रथ राजवंश, संस्थापक बृहद्रथ, राजधानी राजगृह या फिर गिरिव्रज। इनका जो टाइम पीरियड मगध का रहा है वो 600 ईस्वी पूर्व से 323 तक। वैदिक साहित्य में अपवित्र स्थान दिया गया है। राजवंशों में कौन कौन से राजवंश आए? तो वारद्रथ, हर्यक, शिशुनाग और नंद। और मगध सबसे शक्तिशाली, ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो वो आपका था मगध साम्राज्य। चलिए दोस्तों, हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और बन सकते हैं यहाँ से रिलेटेड, तो आइए हम उनको कर लेंगे। अब अगर मैं बात करूँ साथियों, तो याद रखिएगा, इसके वो सारे पॉइंट्स मैं आपको करा दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत ध्यान से आप इनको समझिएगा। एक स्टोरी के फॉर्म में आप कहानी को समझते चलिएगा और वहीं से सारे क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे वारद्रथ वंश की। तो आप याद रखिएगा, इसी में बृहद्रथ का जो पुत्र था, इसमें एक शासक है जरासंध। जरासंध, आप याद रखिएगा जरासंध के बारे में कि जरासंध साथियों ये सबसे महान या प्रतापी राजा आप इसको कह सकते हैं इस वंश का। सबसे महान या फिर प्रतापी राजा। प्रतापी राजा, अच्छा, इसके ये मतलब जो है ये किसका पुत्र था? तो आप याद रखिएगा कि इसके पिता जो थे, इसके पिता ये बृहद्रथ का लड़का था। मैंने बताया बृहद्रथ कौन था? तो वो इस वंश का संस्थापक था। ये बृहद्रथ का लड़का था कौन? जरासंध। और वारद्रथ वंश का ये मतलब एक रूलर था और जो कि सबसे प्रतापी राजा था। आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को यहाँ से। और इसके बाद मैं बताऊँ साथियों, तो याद रखिएगा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अब और देखने को नहीं मिलेंगे। यही ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा कि संस्थापक कौन थे, जरासंध किसका था, सबसे महान और प्रतापी राजा कौन था और इसके पिता कौन थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से याद रखिएगा। अब जो आपका अगला पॉइंट यहाँ से बन सकता है, वो अगला पॉइंट साथियों बन सकता है आपका सेकंड वंश के बारे में। और सेकंड वंश आपका आता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है हर्यक। हर्यक वंश, हर्यक वंश के बारे में। अब साथियों अगर मैं हर्यक वंश के बारे में बात करूं आपसे, तो आप याद रखिएगा हर्यक वंश से रिलेटेड क्वेश्चन ये है, इसको ये कर दीजिएगा। हर्यक वंश, हर्यक वंश के बारे में याद रखिएगा कि इसका जो संस्थापक है, संस्थापक वो है बिंबिसार। बिंबिसार, आप याद रखिएगा, बिंबिसार इसके संस्थापक हैं। और 545 ईस्वी पूर्व ये इस गद्दी पे बैठते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार 545 ईस्वी पूर्व गद्दी पे बैठते हैं। और अगर मैं बात करूं साथियों, तो याद रखिएगा कि एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावंश। बौद्ध ग्रंथ महावंश। महावंश में ये बताया गया है एक बौद्ध ग्रंथ में कि बिंबिसार ने नियर अबाउट 52 वर्षों तक शासन किया था। ये बहुत टाइम होता है साथियों, 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। और बिंबिसार याद रखिएगा कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ये शादी वगैरह, वैवाहिक कार्यक्रम वगैरह करके जो है अपनी साम्राज्य को फैलाता था। इसने कौशल नरेश जो है, या फिर कौशल के एक राजा थे जिनकी प्रसन्नजीत उनकी बहन थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इन सब लोगों से मतलब इसने जो है शादियाँ वगैरह की थी। वैशाली के जो है एक राजा थे जिनका नाम था चेटक, उनकी पुत्री चेलना से, उनसे भी उसने शादी की थी। और पंजाब की राजकुमारी थी जिनका नाम था क्षेमा मद्र, इनसे शादी की थी। तो ये शादी वगैरह करके अपने साम्राज्य को बढ़ाता था। कौन? ये बिंबिसार। मैंने बताया है आपको कि कौशल के राजा प्रसन्नजीत की बहन से किया, वैशाली के राजा चेटक उनकी पुत्री चेलना से, तथा आप कह सकते हैं कि पंजाब के राजा थे, उनकी पंजाब के मतलब जो है राजकुमारी के साथ उसने क्षेमा मद्र जिनका नाम था उनके साथ इसने विवाह वगैरह किया और अपने साम्राज्य को ये फैलाता गया। ठीक है साथियों, आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं आपसे कि इसके साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी याद रखिएगा आप
कि बिंबिसार की साम्राज्य की राजधानी ये भी गिरिव्रज या फिर राजगृह थी। गिरिव्रज या फिर आप कह सकते हैं इसको राजगृह, क्योंकि इसकी शुरू में गिरिव्रज थी, बाद में ये किसको बनाता है, राजगृह को अपनी राजधानी बनाता है। तो याद रखिएगा। चलिए अब मैं बात करूं बिंबिसार के, तो ये किस धर्म को फॉलो करता था, तो आप याद रखिएगा कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था या फिर बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाला ये था। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म ये फॉलो करने वाला रूलर था, याद रखिएगा। और इसने अपने राजवैद को भी सेवा वगैरह में भेजा था, किसके, महात्मा बुद्ध की, जिनका नाम था जीवक। ये क्वेश्चन भी आता है कि इसने अपने राजवैद मतलब साथियों आप सबको पता होगा राजवैद कौन होते हैं, जो आपके साम्राज्य में राजा वगैरह में या फिर प्रजा वगैरह के जो राज दरबार में होते हैं और वहाँ की कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वहाँ उपचार वगैरह राजा वगैरह के लिए करते हैं, तो वही राजवैद थे जिनका नाम था जीवक। इनको जो है इसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। अब मैं बात करूं बिंबिसार से जो आखिरी क्वेश्चन बनता है आपका, तो वो आपका बनता है कि 493 ईस्वी में, याद रखिएगा कि इनके पुत्र, इसके पुत्र का नाम आप याद रखना अजातशत्रु था। अजातशत्रु के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और फिर ये गद्दी पर बैठता है। अब ये कहानी भी आप याद रखिएगा कि ये बौद्ध साहित्य के इसमें साक्ष्य में मिलते हैं, बौद्ध साहित्य के इतिहास में इसमें ये हमें मिलता है कि 493 में इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी। तो ये हर्यक वंश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ आपके बनते हैं, याद रखिएगा। संस्थापक बिंबिसार था, 545 ईस्वी पूर्व में ये गद्दी पे बैठता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश में बताया गया है कि ये 52 वर्षों तक शासन करता है और राजधानी इसकी गिरिव्रज थी, बाद में ये राजगृह ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। और इसका धर्म का कौन सा अनुयायी था, ये फॉलोवर था, तो याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाला था और इसने अपने राज्यवैद जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। बौद्ध साहित्य में मिलता है कि 493 में इसी के पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी। तो उम्मीद करता हूँ साथियों का हर्यक वंश के संस्थापक के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा सारा पॉइंट। आइए हम अगले रूलर के बारे में बात करते हैं। अगला रूलर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अजातशत्रु, क्योंकि ये अब उनको मार करके गद्दी पे बैठता है। तो याद रखिएगा कि अगर इसने 493 में बिंबिसार को मारा है तो ये गद्दी पे भी कब बैठेगा, 493 ईस्वी में। तो अजातशत्रु के बारे में आप याद रखिएगा कि 493 में ये गद्दी पे बैठता है या फिर आप बोल सकते हैं कि ये राजा बनता है, गद्दी पर बैठता है। याद रखिएगा 493 ईस्वी पूर्व में, इसको बीसी कर लीजिए, 493 बीसी में ये गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इसने अपने पिताजी की हत्या करके जो है उन गद्दी पे ये बैठा हुआ था। अच्छा, अभी आप याद रखिएगा कि इसमें एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा कि वहाँ पर बिंबिसार ने कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, उनसे शादी किया था। उनकी मतलब जो है क्या बोलते हैं, मैंने बताया था कि उनके यहाँ इसने शादी की थी, ठीक है, उनकी बहन से, प्रसेनजीत की। और इस टाइम पर क्या होगा साथियों कि प्रसेनजीत और अजातशत्रु का जो है युद्ध हो जाएगा और जिसमें प्रसेनजीत क्या करता है, युद्ध में अजातशत्रु को बंदी बना लेता है। प्रसेनजीत इनको बंदी बना लेता है, लेकिन फिर याद रखिएगा कि इसने एक संधि करता और अपनी इसकी एक पुत्री होती है जिसका नाम वजीरा होता है, उसका विवाह इससे कर देता है। तो मतलब संधि के बाद भी वो अपनी पुत्री का विवाह करता है और अजातशत्रु को फिर से उसका साम्राज्य वगैरह वापस कर देता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। इसका एक मंत्री था जो एग्जाम में आपसे बहुत पूछ लेता है, तो याद रखिएगा उसका नाम था वश्यकार। अजातशत्रु का एक मंत्री है जो एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा उसका नाम है वश्यकार। इसको कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा वर्षकार, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही कुशल इनका मंत्री था। इसके बारे में क्वेश्चन में आपसे पूछता है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं साथियों इससे अगले क्वेश्चन के बारे में, तो इसमें आप याद रखिएगा कि बौद्ध साहित्य में ये बताया जाता है कि इसने
बिंबिसार की हत्या करने के बाद ये जाकर के महात्मा बुद्ध के सामने अपने इस मतलब जो भी अपराध है इसको उनके सामने जाकर के ये स्वीकार करता है कि मैंने ही उनको मारा है और मतलब अपने पिताजी को मार करके मैं ही गद्दी पे बैठता हूँ। तो ऐसा स्वीकार भी ये जाकर के करता है। स्टार्टिंग में याद रखिएगा कि ये धर्म कौन सा फॉलो करता है, तो ये स्टार्टिंग में ये जैन धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? जैन धर्म का, याद रखिएगा। लेकिन आगे चलकर ये बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगता है, बौद्ध धर्म को। तो आप याद रखना साथियों, इन्हीं सब क्वेश्चन से रिलेटेड जो पॉइंट्स बनते हैं, इसीलिए मैंने आपको बौद्ध जैन पहले बहुत अच्छे तरीके से करा दिया है। तो आप एक बार उनके बारे में भी आप जा करके देख लीजिएगा। अगर इसके शासनकाल के बारे में बात करूं साथियों, तो नियर अबाउट 32 वर्ष इसका शासनकाल रहता है। 32 साल तक ये शासन करता है। क्वेश्चन याद रखिएगा। अब इसमें क्या होगा साथियों कि अब अजात शत्रु की हत्या, ये भी याद रखिएगा, अजात शत्रु की हत्या, इसका अब एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है उदायन। अब अजात शत्रु की हत्या कौन कर देता है? उदायन था, इसने जो है इनकी हत्या कर दी थी। तो इनका पुत्र था ये, अजात शत्रु की भी हत्या उनके पुत्र, और इनका हत्या कब की जाती है? तो 32 साल अगर आप रिलेट करेंगे तो नियर अबाउट 462 बीसी में, 462 बीसी में उदायन ने इनकी हत्या कर दी। और अब गद्दी पे कौन बैठ जाएगा? उदायन बैठ जाएगा। अजात शत्रु के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते थे, 493 बीसी में गद्दी पे बैठता है। इसका एक मंत्री था जिसका नाम वश्यकार या फिर वर्षकार था। धर्म इसका पहले जैन धर्म था, ये आगे चल करके बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और बौद्ध साहित्य में ही ये बताया गया है कि इसने बिंबिसार की हत्या की थी, और ये जाकर के महात्मा बुद्ध के सामने अपने इस अपराध को स्वीकार भी करता है। ठीक है, इसका 32 वर्ष तक शासनकाल रहता है, और अजात शत्रु की हत्या भी उसका पुत्र उदायन के द्वारा कर दी जाती है, और उदायन 462 ईस्वी में गद्दी पे बैठ जाता है। चलिए साथियों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उदायन से रिलेटेड हो सकते हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि उदायन से हमारे क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं। आप बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। हाँ, कुछ अगर पॉइंट्स अगर आपके मिस हो जा रहे हैं साथियों, तो सॉरी फॉर दैट उनके लिए, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि पूरा प्रॉपर आपको मैं समझा दूं। जो पॉइंट्स आपके छूटेंगे वगैरह भी, वो अभी प्रॉपर जब आपकी क्लासेस लाइव चलनी होंगी, जब बोर्ड पे मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, तब वो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये एक आपको ऐसा है कि वन डे एग्जाम के लिए आपको अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेंगे, तो आप अगर ये सारी क्लासेस अटेम्प्ट किए हो, इनका प्रॉपर नोट्स बनाए रहोगे, तो देखिएगा आप यहाँ से आपको क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला साथियों क्वेश्चन आप याद रखिएगा उदायन से, किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की है। ठीक है, पाटलिपुत्र की। अच्छा, पाटलिपुत्र की स्थापना से आप चलिए हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पाटलिपुत्र जो है किसका पुराना नाम है। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की इसने स्थापना की थी, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र की इसने स्थापना की उदायन ने, और इसने ये फॉलोवर जो था, याद रखिएगा, इसने जैन धर्म को अपनाया था। ये जैन धर्म को फॉलो करने वाला शासक था उदायन, याद रखिएगा। और इसने नियर अबाउट 16 वर्षों तक राज्य किया है, 16 वर्षों तक इसने शासन किया है, याद रखिएगा। और उदायन को मतलब जो है, उदायन ने ही पाटलिपुत्र को पहली बार मगध की राजधानी भी बनाया, पहली बार मगध की राजधानी। क्वेश्चन याद रखिएगा साथियों, पहली बार उदायन ही शासक था जिसने मगध को अपनी राजधानी बनाया था। और याद रखिएगा कि उदायन के बाद इनका जो एक पुत्र होता है जिसका नाम था उदायन का पुत्र, आप याद रखिएगा। अगर मैं इनके पुत्र के बारे में बात करूं तो इनका पुत्र था नागदशक, नागदशक। और ये जो है ये हर्यक वंश का आखिरी शासक है, आप कह सकते हैं अंतिम शासक। कौन है? नागदशक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों याद रखिएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदायन का पुत्र नागदशक था। ठीक है साथियों, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर इनका अंतिम शासक नागदशक था, तो यहाँ पर आपका जो है
हर्यक वंश भी खत्म हो जाएगा। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे। अब याद रखिएगा, नाग दशक के ही एक जैसे पहले क्या होता था साथियों, अमात्य होते थे। अमात्य मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि राजा के जो गुरु होते थे, या फिर जैसे कि आप चाणक्य देख सकते हैं, क्या थे वो, चंद्रगुप्त मौर्य के एक तरीके से गुरु या फिर अमात्य जो भी बोलते थे। तो दरबार में जो ये सलाह वगैरह देते थे, इनको अमात्य कहा जाता था। ये काफ़ी पावरफुल होते थे राजा के बाद, इनकी बातों को राजा भी बहुत गौर से सुनते थे। तो आप याद रखिएगा कि नाग दशक का ही उनका एक अमात्य था जिसका नाम था शिशु नाग। शिशु नाग, ये नाग दशक का ही अमात्य होता है, शिशु नाग। और इसने जो है इनकी हत्या कर देता है या फिर इनको पद से हटा देता है, और फिर वो शिशु नाग में जो है नागवंश की स्थापना करता है। तो याद रखिएगा कि इनको जो है वो इनके पद से हटा करके नाग दशक को शिशु नाग ने मतलब नागवंश की स्थापना की थी। तो चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं आगे पॉइंट पे। ठीक है, अब मैं बात करूं साथियों शिशु नाग की। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, आप याद रखिएगा कि ये पूछेगा कि शिशु नाग किसका अमात्य वगैरह था। तो आप याद रखिएगा नाग दशक का, और वो अंतिम शासक था हर्यक वंश का। शिशु नाग ने 412 ईस्वी में, 412 ईस्वी पूर्व ये नाग दशक को हटा करके शिशु नागवंश की स्थापना करता है। और याद रखिएगा कि इसकी जो राजधानी थी नागवंश की, आप याद रखिएगा, इसकी राजधानी मैंने आपको बताया था कि उदयन ने पाटलिपुत्र बना दी थी, बट ये पाटलिपुत्र से चेंज करके वैशाली को बना देता है। ये वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है, किसके स्थान पे, तो मैंने बताया आपको, याद रखिएगा, वो पाटलिपुत्र के, पाटलिपुत्र के स्थान पे ये वैशाली को अपनी राजधानी बना देता है। याद रखना साथियों। और याद रखिएगा कि इसने अवंती राज्य पे भी विजय हासिल की थी। अवंती, एग्जाम में पूछता है आपसे, अवंती राज्य को मगध में किसने मिलाया था, तो इसने मगध में उसको मिला लिया था। तो याद रखिएगा कि अवंती राज्य को भी मगध राज्य में इसने मिला लिया था। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। अगर मैं बात करूं साथियों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके और क्या बन सकते हैं, तो आप याद रखिएगा कि शिशु नाग से ज़्यादा और क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा आपका। नियर अबाउट ये 16 साल तक रहता है, और 396 वगैरह में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इसका जो पुत्र होता है, इनका जो पुत्र होता है, याद रखिएगा, जिसका नाम था कालाशोक। कालाशोक, आप याद रखिएगा, कालाशोक फिर ये गद्दी पर बैठता है। और आप याद रखिएगा कि इसी का नाम था काकवर्ण, भी इसी को कहा जाता है, काकवर्ण। तो क्वेश्चन पूछ लेगा काकवर्ण या कालाशोक, तो याद रखिएगा कि शिशु नाग का ही पुत्र था कालाशोक, जिसको काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। इसने फिर से क्या किया साथियों कि वैशाली की जगह फिर से इसने अपनी राजधानी क्या बना दी, पाटलिपुत्र। एक क्वेश्चन आप याद रखना दोस्तों, आपसे क्वेश्चन यहाँ से जो मैक्सिमम पूछेगा वो मैंने जहाँ तक नोटिस किया हुआ है कि वो राजधानी ही पूछता है। कालाशोक की राजधानी क्या थी, कालाशोक ने राजधानी अपनी किसको बनाई, तो आप थोड़ा राजधानी के ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, कालाशोक आप याद रखिएगा कितने उत्तरी सीमा में, ये कश्मीर तक, अगर ये भारत का मैप आपका है तो याद रखिएगा उत्तरी सीमा में ये कश्मीर तक जो है, और बाकी कलिंग, कलिंग मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये उड़ीसा के आसपास का जो क्षेत्र होता है, तो कलिंग मतलब ये पूरा जो एरिया होता है, इसने पूरा साम्राज्य इतना काफ़ी अपना एक्सपेंड कर रखा था। किसने, कालाशोक ने। आप याद रखिएगा। अगर मैं इनके अंतिम शासक के बारे में बात करूं, इनका अंतिम शासक कौन था, तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ साथियों, आप नोट कर लीजिएगा। इनका अंतिम शासक, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप याद रखना साथियों कि इनका अंतिम शासक था नंदीवर्मन। नंदीवर्धन, वर्धन था, वर्मन नहीं, वर्धन, नंदीवर्धन इसका नाम था, आप याद रखिएगा। ठीक है,
ये कुछ इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन बनते हैं। आइए अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा आज का अगला, अब साथियों इसके बाद क्या होता है कि हर्यक वंश आपका आया, उसके बाद आपका नाग वंश आया। अब इसके बाद आपका जो वंश रूल करेगा मगध पर, आप याद रखिएगा कि वो वंश होगा नंद वंश। तो नंद वंश से जो क्वेश्चन आपका बनता है, नंद वंश के बारे में याद रखिएगा कि नंद वंश से जो आपका क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, नंद वंश के संस्थापक सबसे पहले आपसे पूछ सकता है वो। तो संस्थापक में आप याद रखिएगा महापद्म नंद, महापद्म नंद, ये साथियों इसके संस्थापक थे। ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। और एक यूनानी इतिहासकार हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछता है, यूनानी इतिहासकार जिनका नाम कार्टेयस है। क्या है? कार्टेयस। याद रखिएगा इन्होंने महापद्म नंद को क्या बोला है? शूद्र बताया है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या नॉलेज के लिए आप याद रखिएगा कि यूनानी इतिहासकार कार्टेयस ने महापद्म नंद को शूद्र भी बताया है, याद रखिएगा। और याद रखना साथियों एक क्वेश्चन महापद्म नंद के बारे में और, कि खारवेल की मैंने आपको जो बताई थी हाथी गुफा, खारवेल की हाथी गुफा, इनके जो अभिलेख हैं साथियों, इनसे पता चलता है कि इन लोगों ने, या फिर इन लोगों का राज्य का जो अधिकार था, या जो नंद का राजा था, ये कलिंग पर भी इसका अधिकार था। तो आप याद रखना कि खारवेल की हाथी गुफा से पता चलता है कि इन लोगों का अधिकार कहाँ था? कलिंग वगैरह पे भी था। बाकी और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन साथियों यहाँ से आपके नहीं बनेंगे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और बन सकता है, याद रखिएगा कि इस वंश का अंतिम शासक आपसे पूछता है, अंतिम शासक। तो अंतिम शासक याद रखना दोस्तों, वो था आपका धनानंद। अच्छा, धनानंद से ही आप याद रखिएगा कि धनानंद को ही अब आगे चंद्रगुप्त मौर्य हरा करके क्या करेंगे? मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। तो याद रखना साथियों। और जब धनानंद का ही शासन था, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण धनानंद के ही टाइम पीरियड पे किया था। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया सिकंदर आक्रमण कर लिया है भारत पर। आपके क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं, आइए एक बार हम पहले उनको फिर से फटाफट रिवीजन आपको बता देते हैं, ताकि कहीं आपका कोई डाउट अगर रह गया हो तो वो आप क्लियर कर लीजिएगा। साथियों मैं बात करूं, 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था आपका मगध, 600 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी में। इसको व्रात्य बोला जाता था। व्रात्य का मतलब पतित, या फिर वैदिक साहित्य में इसको अपवित्र स्थान भी मगध को कहा गया है। इसमें जो राजवंश थे जिन्होंने रूल किया, उसमें वादरथ, हर्यक, शिशुनाग और नंद। आगे मैंने आपको चारों पॉइंट्स क्लियर करा दिए हैं। याद रखिएगा कि इनकी राजधानी है, या फिर वादरथ वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा वो बृहद्रथ था। राजधानी इसकी राजगृह थी, और गिरि ब्रज को भी इसलिए राजधानी भी बनाया। तो दोनों में कोई भी आएगा, आप आराम से कर दीजिएगा। और याद रखना साथियों, इसके और जो क्वेश्चन बन सकते हैं कि जरासंध जो है वो इनका पुत्र था। याद रखिएगा सबसे महान और प्रतापी राजा था ये, इसके पिता बृहद्रथ थे। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला वंश आ जाता है आपका हर्यक वंश। संस्थापक इसके बिंबिसार थे, 545 ईस्वी पूर्व। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार इन्होंने 52 वर्षों तक शासन किया है, और राजधानी इनकी गिरि ब्रज रही है, जो कि राजगिरी फिर बाद में बदल देते हैं। ये तो कौन से धर्म को फॉलो करने वाले थे? बौद्ध धर्म को। इन्होंने अपने राजवैद जीवक को भेजा था महात्मा बुद्ध की सेवा में। और बौद्ध साहित्य में 493 ईस्वी में बताया जाता है कि बुद्ध मतलब जो है अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, और जाकर के महात्मा बुद्ध के सामने इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया था। अजातशत्रु 493 बीसी में गद्दी पे बैठता है पिता को अपने मार करके। इसका एक मंत्री था वशकार, जिसका नाम वर्षकार था, जो काफ़ी मतलब जो है निपुण था, फिर मंत्री, मतलब इसका बहुत ही एग्जाम में वगैरह में पूछ लेता है ये, तो याद रखिएगा। जैन धर्म के बारे में बात करूं तो ये इसने जैन धर्म को शुरू में फॉलो किया था, बाद में ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है।
ये टोटल 32 वर्षों तक साथियों शासन करता है और अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी 462 ईस्वी पूर्व में। आइए मैं बात करता हूँ उदयन के बारे में। तो पाटलिपुत्र की स्थापना और पाटलिपुत्र को पहली बार मगध की राजधानी, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उदयन से बनने वाले। जैन धर्म को फॉलो करने वाला 16 वर्षों तक शासन करता है और इसका पुत्र था नागदशक, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग क्या था? इसका अमात्य था। आप याद रखिएगा, अमात्य था शिशुनाग। इसने इनको पद से हटा करके नागदशक को वो शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। साथियों, शिशुनाग वंश 412 ईस्वी में स्टार्ट हो जाता है। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र से चेंज करके ये वैशाली कर लेते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। अवंती राज्य को भी इन्होंने मगध में मिला लिया था और इसका पुत्र जो था, आप याद रखिएगा, शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। इसका पुत्र था कालाशोक, जिसको काकवर्ण भी कहा जाता है, और राजधानी इसकी पाटलिपुत्र को इसने बनाया था। याद रखना साथियों, कालाशोक के टाइम पीरियड में जो है आपकी बौद्ध समिति वगैरह भी होती है। सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, एक बार देख लीजिएगा। अंतिम शासक नंदी वर्मन था। ठीक है, आइए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। नंद वंश के बारे में बात करते हैं। तो संस्थापक महापद्म नंद, यूनानी एक इतिहासकार कार्टियस के अनुसार ये एक शूद्र था। और खारवेल हाथी गुफा के बारे में पता चलता है कि ये कलिंग वगैरह पे भी इसने शासन किया था। अंतिम शासक इसका धनानंद था और सिकंदर भारत पर इसी के टाइम पीरियड पे भारत पर आक्रमण करता है 322 ईस्वी में। याद रखिएगा, मैंने 600 से 323 ईस्वी तक बताया था। ठीक है, जहाँ पर मगध का शासन रहता है। अब इसके बाद साथियों आइए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिकंदर के बारे में। सिकंदर से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, आप बहुत ध्यान से इनको नोट कर लीजिएगा। साथियों याद रखिएगा कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है, भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण, तो आप याद रखना साथियों, भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण जो होता है वो 550 ईस्वी पूर्व में होता है। 550 बीसी में होता है और इसको करने वाला कौन था? तो याद रखना, ईरान का साइप्रस प्रथम नाम था उसका। ईरान का साइप्रस प्रथम, साइप्रस प्रथम। ठीक है, साइप्रस प्रथम ने जो है सबसे पहले आक्रमण भारत पर किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, डाउट मत रखिएगा। सबसे पहला विदेशी आक्रमण पूछेगा तो वो ईरान से साइप्रस प्रथम, और मुस्लिम पूछेगा तो आप याद रखना मोहम्मद बिन कासिम। वो अभी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात करता हूँ साथियों, अगर कभी कभी आपसे दूसरा भी पूछ लेता है तो आप याद रखना दूसरा आक्रमण जो होता है वो 518 बीसी में होता है। 518 में दूसरा आक्रमण, आप याद रखिएगा, ये आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। इसका नाम था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ने दूसरा आक्रमण किया था, आप याद रखिएगा। पहला साइप्रस प्रथम के द्वारा और दूसरा डेरियस प्रथम। इसका एक वंश था हखामनी करके, हखामनी वंश का था ये। ठीक है, और 518 के नियर अबाउट ये जो है आक्रमण करता है। ठीक है, और याद रखना साथियों कि डेरियस जब आक्रमण करता है तो इसने पंजाब और गंधार पर अपनी विजय भी कर ली थी। कौन से क्षेत्र पे? पंजाब एवं गंधार। ठीक है, पंजाब और गंधार पर ये विजय भी करता है और अपने साम्राज्य का अंग भी उन्हें बना लेता है। तो याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके बाद आपका आक्रमण होता नहीं साथियों, फिर आपका आक्रमण होता है 326 में, याद रखिएगा। और ये सिकंदर जो है आपका आता है, सिकंदर याद रखना साथियों, यूनान से ये आया होता है, यूनान का शासक था ये। ठीक है, और हिंद कुश के रास्ते ये भारत पर आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हिंद कुश के रास्ते ये भारत के आता है, भारत के रास्ते आक्रमण किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सिकंदर कब आया? 326, कहाँ का? यूनान का, और किस रास्ते से? तो हिंद कुश के रास्ते ये भारत पर आक्रमण करता है, याद रखिएगा। ये मकदुनिया के शासक, मकदुनिया, आप याद रखिएगा, मकदुनिया का शासक था जिसका नाम था फिलिप।
क्वेश्चन पूछता है साथियों, इंपॉर्टेंट है अगर सिकंदर से पूछेगा। मकदूनिया का शासक था जिसका नाम था फिलिप, ये उनका पुत्र था। फिलिप का ये पुत्र था। फिलिप का पुत्र था। याद रखना साथियों कि सिकंदर जो है वो फिलिप का पुत्र था, मकदूनिया के जो कौन थे, शासक थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। भारत का सबसे पहला विदेशी आक्रमण 550 बीसी ईरान साइप्रस प्रथम के द्वारा, 518 के नियर अबाउट डेरियस प्रथम जो पंजाब और गंधार पर करता है दूसरा, 326 में सिकंदर आता है यूनान से हिंदकुश पर्वत के रास्ते, ये रास्ता है याद रखिएगा, हिंदकुश पर्वत के रास्ते ये पूछेगा, और वो मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। आइए दोस्तों, मैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से क्लियर कर देता हूँ जो सिकंदर से आपके बन सकते हैं। तो आप याद रखना साथियों, सिकंदर से और क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ साथियों सिकंदर के बारे में। मैंने बताया 326 में यूनान से ही हिंदकुश के रास्ते भारत आता है और ये मकदूनिया का शासक फिलिप का पुत्र था। अच्छा, इससे साथियों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये शिष्य किसका था, तो आप याद रखिएगा ये अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, तो इसके गुरु कौन थे, तो गुरु याद रखिएगा आप अरस्तु थे। अरस्तु इनके गुरु का नाम था, याद रखना साथियों। इसके सेनापति के बारे में क्वेश्चन पूछता है, इसका सेनापति कौन था। साथियों एक एक पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो आपका अर्लियर मतलब या फिर प्राचीन इतिहास से पूछता है वो, तो याद रखिएगा किसका सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। आप एक बात और याद रखना दोस्तों कि अगर आपने जितना क्वेश्चंस आपके कराए जा रहे हैं, अगर आप इतना सारा पॉइंट्स अगर आप क्लियर रखोगे तो हिस्ट्री में क्वेश्चन आपको कहीं से भी देगा, 99% चांसेस हैं कि वो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये याद रखिएगा ये इसका थल सेनापति था। थल सेनापति, इसका जल और थल दो सेनापति होते हैं। तो जल सेनापति याद रखना साथियों वो था निर्याकस। ये क्वेश्चन भी पूछता है, अगर थोड़ा सा उसने घुमाना चाहा तो वो क्या कर देगा, घुमा देगा यहीं पे और आपको बोल देगा कि निर्याकस, वो से बोल देगा जल सेनापति कौन था। मोस्टली बच्चे सेनापति देख करके सेल्यूकस निकेटर लगा देंगे आंसर, बट आंसर क्या होगा आपका, जल सेनापति याद रखिएगा वो कौन था, निर्याकस था। ठीक है, सिकंदर का जो लड़ाई हुई थी साथियों वो किसके राजा के, पुरु थे ना एक, उनके राज्य के, जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था, बहुत ही भयंकर तरीके का युद्ध हुआ था, जहाँ पर पुरु ने बहुत ही मतलब होता नहीं कि एक लड़ाई होती ना टक्कर की, तो उसने वो काम किया था कि मतलब उनसे लड़ा था। उसकी सेना वगैरह भी कमज़ोर थी, ज़्यादा थी नहीं सिकंदर के मुकाबले में, और जिस हिसाब से कि सिकंदर का विश्व विजय का एक मतलब स्लोगन था कि उसे युद्ध करते आगे, तो जब उसने पुरु से लड़ा था तो उसको एक बार लगा था, क्योंकि उसकी भी बहुत क्षति हो गई थी सिकंदर की, जिसकी वजह से उसको युद्ध को थोड़े दिन के लिए वहीं रोक देना पड़ा था। वो वहीं अपनी छावनी उन्हें डाल करके रुका हुआ था पड़ाव डाल के, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होती है और वो वहीं से वापस हो जाता है। तो याद रखिएगा कि उसकी जो लड़ाई हुई थी इतनी भयंकर हुई थी साथियों कि बाद में वो पुरु को उनका राज्य वापस कर देता है उनकी वीरता को ही देख करके। तो याद रखिएगा कि जो पुरु से इसकी लड़ाई हुई थी वो पौरस का राजा था, याद रखिएगा पौरस का, आप याद रखना साथियों। और ये लड़ाई आपसे बहुत पूछता है, तो नदी कौन थी, तो नदी आप याद रखिएगा कि वो नदी झेलम और चेनाब के बीच में, झेलम और चेनाब। साथियों ये लोकेशन आज के टाइम पे याद रखिएगा आप, एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश के पास है। ठीक है, और यहाँ पर पौरस के साथ इसका युद्ध होता है, जिसमें इसे याद रखना कि इस युद्ध को एक नाम दिया जाता है, इस युद्ध को, इसको बोला जाता है हाइडेस्पीज का युद्ध। ठीक है, हाइडेस्पीज आप याद रखना, हाइडेस्पीज का बैटल इसको बोला जाता है। तो हाइडेस्पीज का युद्ध पौरस और सिकंदर के बीच में, नदी झेलम और चेनाब, लोकेशन कहाँ है, तो मैंने बताया मध्य प्रदेश में। ठीक है, उनकी वीरता से साथियों याद रखना कि सिकंदर जो है प्रभावित होकर के उनका राज्य उनको वापस लौटा देता है।
तो याद रखना साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि जब वो पौरस से युद्ध जीतता है साथियों, तो एक स्थापना करता है विजय के उपलक्ष्य में, जिसका नाम था निकाइया। तो अगर आपसे पूछ ले कि सिकंदर ने पौरस के युद्ध के विजय या फिर हाइडेस्पीस के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में किस चीज़ की स्थापना करता है वो, तो वो निकाइया की स्थापना करता है। तो याद रखना साथियों, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है साथियों, मैं आपको अगर अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूँ इससे सिकंदर से रिलेटेड, तो आप याद रखिएगा कि सिकंदर से रिलेटेड जो साथियों आपका अगला क्वेश्चन बन सकता है कि जब ये वहाँ उनसे युद्ध करके ब्यास और उनसे क्या बोलते हैं झेलम और चेनाब नदी के किनारे पौरस से फिर ये आगे बढ़ता है, तो ब्यास नदी के तट पर पहुंचकर सिकंदर जो है अपने भारत विजय के स्वप्न को साकार करने के लिए वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन फिर वहाँ क्या होता है कि उसको थोड़ा तबीयत वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह उसका खराब हो जाता है। और उसी टाइम पर आप याद रखिएगा कि मगध की सेना में चंद्रगुप्त मौर्य तब तक जो है आ गए होते हैं, और उनकी इतनी विशाल सेना होती है जिसकी वजह से थोड़ा उनके सैनिकों में क्षति भी हुई होती है और उनका कॉन्फिडेंस वगैरह भी लूज हुआ होता है, तो उनकी सेना आगे जाने से मना कर देती है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है और बाद में फिर जो है वो वहीं से लौट जाता है और 323 ईस्वी में इसकी बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सिकंदर से कुछ और इम्पोर्टेंट, ये 19 महीनों तक भारत में रहता है सिकंदर, 19 महीनों तक भारत में रहता है, ठीक है। 323 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा 323 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ होती है, तो मैंने बताया आपको बेबीलोन में, ठीक है। बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। और याद रखना साथियों कि यूनानियों पर क्वेश्चन पूछता है कि किस कला का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, तो वो कला आप याद रखिएगा कौन सी कला थी, गंधार। गंधार कला का सबसे ज़्यादा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि सिकंदर से रिलेटेड पॉइंट्स आपको काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। आप याद रखिएगा सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, अरस्तु था, ठीक है, याद रखिएगा आप। और इसका जो सेनापति था उसका नाम था सेलुकस निकेटर, थल सेनापति, जल सेनापति निर्याकस, ठीक है। और पौरस से इसका जो है युद्ध होता है हाइडेस्पीस का, झेलम और चेनाब नदी के किनारे, ठीक है, जिसमें ये युद्ध जीत जाता है। बट पौरस की इस वीरता को देख करके उनका साम्राज्य उनको वापस कर देता है, ठीक है। और बाद में जब ये लोग भारत विजय के लिए जाते हैं तो ब्यास नदी के तट पर पहुंचकर उसने उसको प्यार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ पर तब तक चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह की सेना वगैरह भी कम नहीं थी, तो वो लोग भी बहुत युद्ध करने के लिए रेडी थे और ये लोग भी काफ़ी युद्ध करके आए थे जिनमें इनका काफ़ी नुकसान हुआ था, तो इसीलिए ये लोग भी आगे जाने का नहीं सोचते हैं, ठीक है। फिर यहीं से उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब होती है और ये वापस चला जाता है, जहाँ पर इसकी बेबीलोन में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब सिकंदर की मृत्यु हुई थी साथियों, तो याद रखिएगा कि सिकंदर की उस टाइम पर जो एज थी वो थी 33 ईयर, 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु होती है, याद रखिएगा। साथियों याद रखिएगा कि इसका एक घोड़ा था सिकंदर का, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि सिकंदर के घोड़े का नाम था, आप लिख लीजिए यहाँ पर, बऊ-केफला। बऊ-केफला ये सिकंदर के घोड़े का नाम था, याद रखना साथियों। और झेलम नदी के तट पर एक बऊ-केफला नामक नगर भी इसने बनाया था अपने घोड़े के नाम पर। किसके तट पर, झेलम नदी के। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा साथियों, बऊ-केफला शहर इसने बनाया हुआ था, कहाँ पर, झेलम नदी के किनारे। तो ये साथियों रहा, मैंने सिकंदर के बारे में बता दिया, ये भी पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब हमारा जो अगला पॉइंट आता है साथियों, वो आता है मौर्य साम्राज्य। काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों ये साम्राज्य, यहाँ से आपके क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मौर्य साम्राज्य से उम्मीद करता हूँ मैं कि ये लोग आप बहुत ध्यान से करेंगे क्लास। आप याद रखिएगा इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं करा देता हूँ आपको, क्योंकि मौर्य साम्राज्य साथियों अगर मैं आज कराऊंगा तो आज की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको मौर्य साम्राज्य का देता हूँ। बाकी अगली क्लास में
कल वाली क्लास में आपको मौर्य साम्राज्य को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य में इसके संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा इसके संस्थापक का जो नाम था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके संस्थापक थे, याद रखिएगा साथियों। अगर मैं बात करूं कि इनके गुरु कौन थे, सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ क्वेश्चन बनता है, इनके गुरु या फिर याद रखिएगा अमात्य वो भी, तो वो चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। और चाणक्य को बचपन में क्या कहा जाता है, आप सबको पता है, कौटिल्य। कौटिल्य, इनका एक नाम और था विष्णुगुप्त, याद रखिएगा। चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, ठीक है। आप याद रखिएगा इनकी एक बुक भी थी, किताब, आप सबको पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है वो, जिसका नाम अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र इनकी किताब का नाम था। और याद रखिएगा कि इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध याद रखना साथियों वो लोग आप, वो राजनीति से है, ठीक है। कभी आप इकोनॉमिक्स समझ करके मत मार दीजिएगा। ये किससे था? राजनीति से था। अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य, तो आप याद रखिएगा, अब इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बनते हैं, इन्होंने धर्म कौन सा फॉलो किया था, तो इनका धर्म याद रखना साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को फॉलो करने वाले थे। जैन धर्म को फॉलो करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे, आप याद रखिएगा। और जब इनकी मृत्यु मतलब का समय आया था, तो आप याद रखना साथियों कि ये जो है चले गए थे कर्नाटक के पास, एक जगह है जहाँ नाम है श्रवण बेलगोला, आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है, श्रवण बेलगोला, ये मृत्यु के टाइम पे चले गए थे इस जगह पर, जो कहाँ है, कर्नाटक के पास में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ याद रखिएगा आप इनसे, इम्पॉर्टेंट जो बन सकते हैं, जिसमें आप याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक मतलब इनके टाइम पीरियड में आप याद रखना साथियों कि विशाख दत्त ने एक मुद्रा राक्षस की भी रचना की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि मुद्रा राक्षस की रचना, तो आप याद रखना कि वो विशाख दत्त ने की थी, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर को भी किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था, याद रखना। बाद में शादी वगैरह का भी उनका होता है, ये सारी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। और जैन धर्म को अपनाने के लिए जो इनको दीक्षा दिया था, तो मैंने आपको जैन वगैरह में बताया था, भद्रबाहु, स्थूलभद्र वगैरह के बारे में, तो वो कौन था? भद्रबाहु था। तो याद रखना जैन धर्म को इनको दीक्षा वगैरह देने वाला कौन था? वो भद्रबाहु था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों बनते हैं। फिर इनकी शैली वगैरह क्या थी, कैसे क्या इनका हुआ था, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं बताऊंगा, इनका युद्ध क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो ये सारे पॉइंट्स अब आपको अगली क्लास में कराई जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको सारी चीज़ें, फिर साथियों कल आपको मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनके जितने भी रूलर्स आए थे सबके बारे में एक एक करके मैं क्लियर करूँगा। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बस खाली क्लास करते रहिएगा। आज की क्लास में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे मगध एम्पायर से, वो हमने आपको करा दिए हैं। ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा बहुत ध्यान से, इनको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके व्यूज़ और लाइक सब्सक्राइब्स कम आ रहे हैं चैनल पे, अब वो आप लोग ही बढ़ा सकते हो। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है दोस्तों। उससे हमारा क्या होता है कि थोड़ा मनोबल और बेहतरीन बनता है और हम कंटेंट वगैरह पे और मेहनत करके आपके लिए बहुत अच्छी जो है क्या बोलते हैं क्वेश्चन वगैरह बना करके लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जो है फिर बढ़िया से अच्छे से तैयारी करिए, अपने आप को अच्छे से रखिए, एग्ज़ाम टाइम में ठंड वगैरह से बचा के रखिए। तब तक सब लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।